नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। संसद में नारी शक्ति वंदन बिल पास होने के बाद दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर पीएम मोदी, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी के सभी बड़े नेताओं ने शिरकत की। कार्यक्रम में पीएम के पहुंचने पर महिलाओं ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल के संसद में पास होने पर देश के लोगों को बधाई दी। पीएम ने कहा कि आज इस ऐतिहासिक घड़ी के हम सभी साक्षी बने हैं। यह बिल 30 सालों से अटका हुआ था, जिसको केंद्र सरकार ने फिलहाल पास करवाया। इस बिल के समर्थन में वोटिंग करने वालों का भी पीएम ने धन्यवाद किया और साथ में विपक्ष पर प्रहार भी किया कि वो लोग जो कि कभी अधिनियमों को फाड़ते थे, बिल फाड़ते थे, उनको भी हमारा साथ देना पड़ा। यह तस्वीर उस वक्त की जहां पर जोरदार स्वागत किया गया। महिलाओं को उनका हक मिला, इस बात का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने अहम फैसला लिया और इसमें विपक्ष का भी साथ मिला, क्योंकि विपक्ष को भी पता था कि यह फैसला होना बहुत जरूरी था। ये मोदी ने नहीं, ये आपने किया है, करोड़ों देशवासियों ने किया है। और ये कैसे किया है, उसका एक सबसे बड़ा कारण है देश की जनता ने, देश के मतदाताओं ने, विशेष करके मेरी माताओं बहनों ने वोट देकर के एक पूर्ण बहुमत वाली मजबूत और स्थिर बनाई सरकार बनाई। और उसी का कारण है आपने जो सरकार को मजबूती दी, आपने जो सरकार को बहुमत दिया, उसी की ताकत है कि आज ये सरकार फैसले भी ले पा रही है और संसद में जाकर के 30 साल से लटके हुए काम को भी पूरा कर पा रही है। और इसलिए दोनों सदनों में इस प्रकार से पास होना इस बात का साक्षी है कि पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार होती है तो देश कैसे बड़े फैसले लेता है, कैसे पड़ावों को पार करता है। जब देश में पूर्ण बहुमत वाली सरकार आई तो इतना बड़ा काम हो पाया। आज जब देश में पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार है तो महिला आरक्षण बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक सच्चाई बन गया है। इस कानून ने फिर साबित किया है कि देश को आगे ले जाने के लिए, इस कानून ने सिद्ध कर दिया है, देश को आगे ले जाने के लिए पूर्ण बहुमत वाली सरकार, मजबूत सरकार, निर्णायक सरकार, ये बहुत ही आवश्यक है। मेरे परिवारजनों, मैं लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करता हूं, उनके विकास को केंद्र में रखकर नीतियों की बात करता हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने महिलाओं के नेतृत्व को, उनके सामर्थ्य को, उनकी रिजल्ट देने की काबिलियत को देखा है। जो लंबे समय से लंबित था, किसी में भी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी कि इस कार्य को कर सके। हमारे विरोधी दल वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते थे, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते थे, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करते थे। लेकिन आपने हमारी मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से निजात दिला करके उनको भी आपने आजाद किया, ये हम सब लोग जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी आपके नेतृत्व में महिलाओं को पहले से ही अपना पूरा प्रतिनिधित्व देने के लिए कटिबद्ध रही है। यह भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जिसने 33% आरक्षण
केंद्र स्तर के समिति से लेकर के बूथ स्तर के समिति तक महिलाओं को आरक्षण देने में अकेली और पहली पार्टी है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। बहरहाल तो प्रधानमंत्री के साथ साथ जेपी नड्डा ने भी कहा कि सरकार मजबूत है, सरकार को मजबूती जनता ने दी है और तभी वो मामले जो कि सालों साल से लंबित पड़े हुए थे उन मामलों को खत्म करने का काम सरकार कर पा रही है। इसके लिए जनता का बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अब कुछ खास मेहमान आपको बता दूं, डॉक्टर सुधा यादव हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं, जो कि बीजेपी की एकमात्र महिला सदस्य हैं, जो कि चुनाव समिति में भी हैं केंद्रीय, और आज प्रधानमंत्री के साथ वो मंच पर भी मौजूद थी। महिलाओं के बीच में इस बिल को लेकर क्या चर्चा है, क्योंकि जो खास वर्ग से जुड़कर आते हैं या फिर प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन उनसे इतर जमीनी स्तर पर हम देखें तो महिलाएं कितनी खुश हो रही हैं। डॉक्टर सुधा जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। जी धन्यवाद डॉक्टर सुधा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर सुधा, जो देखिए महिलाओं में बहुत बड़ा उत्साह है। उन्होंने इस बात का जब जिक्र किया कि मजबूती जब जनता देती है तो वो फैसले भी हो पाते हैं जिन पर कई कई साल लग जाते हैं और कोई विचार तक नहीं कर पाता। चर्चा करना तो बहुत दूर की बात है। जी स्वाभाविक है, और पिछले 9 वर्षों के अंदर हमने इन बातों को देखा है कि वो सब निर्णय लिए गए हैं, उन सब चीजों को अमली जामा पहनाया गया है जो लंबे समय से लंबित चली आ रही थी। चाहे हम धारा 370 की बात करें, जो लगता था कि कभी शायद ये धारा हट नहीं पाएगी, वो पूर्ण बहुमत की सरकार आने के बाद में वो धारा भी हटी। जम्मू कश्मीर भारत के अभिन्न अंग के रूप में स्थापित भी हुआ, और ऐसा स्थापित हुआ कि वहाँ पर G20 की मीटिंग कराने में भी हम लोग कामयाब हो गए, और आज जम्मू कश्मीर विकास की ऊंचाइयों को छूते हुए आगे बढ़ रहा है, और सामान्य जनजीवन वहाँ पर होता जा रहा है, और वो एक पार्ट हो गया हिंदुस्तान का, जिसके अंदर दूसरे राज्यों की तरह विकास आगे बढ़ने लगा है। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि एक सामान्य महिला को उसका बैंक में खाता होना, ये कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी, और जब जनधन खाते की बात करी गई थी तो लोग इसका मजाक बनाया करते थे कि जीरो बैलेंस के ऊपर खाता खोल करके क्या मिलने वाला है। लेकिन वो खाते भी खुले, बैंक के लोगों ने अलग अलग कैंप्स लगा करके खातों को खोला, और हमने देखा है कि अब जो महिलाओं को या दूसरे लाभार्थी जो हैं उनको जो भी पैसा देना होता है वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफर होता है, जिनसे उनका जीवन अच्छा होता है। फिर ये तय किया गया कि महिलाओं को घर मिलना चाहिए, तो गरीब महिलाओं को जब घर देने की बात आई तो प्रधानमंत्री ने ये तय करा कि घर का मालिकाना हक महिला के नाम पर होगा। उसको स्वामित्व की एक फीलिंग आनी चाहिए कि मेरे पास में अपना घर है, और वो इस घर के अंदर अपने बच्चों का लालन पालन करने के लिए तैयार है। अब घर हुआ तो घर में बिजली भी चाहिए, घर में नल भी चाहिए, घर में सिलेंडर भी चाहिए, और घर के अंदर बीमार हो गए तो उसके लिए आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए का उनको इलाज कराने का पैसा भी मिले। ये सारी व्यवस्थाएं देश के प्रधानमंत्री ने पिछले 9 वर्षों के अंदर निर्णय लेकर के पूरी करने का काम किया है। महिलाएं इससे बहुत उत्साहित है, और अगर मैं अपनी मुस्लिम महिलाओं की बात कहूं तो 3 तलाक जो उनके जीवन के ऊपर एक श्राप की तरह था, उसे समाप्त करने का काम भी किया है। और जब आपके पास में बहुमत होता है, आपके पास में जनता की ताकत होती है, आपके पास में विल पावर होती है, आपको निर्णय लेने की क्षमता होती है, आप निर्णायक भूमिका में होते हैं, और आप एक विजन के साथ में राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, तभी इस तरीके के निर्णय लेने में हम सक्षम हो पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है डॉक्टर सुधा। अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि अभी भी विपक्ष बहुत हमलावर तरीके से इन बातों का जिक्र करता है, कांग्रेस भी कर रही है, बाकी दल भी कह रहे हैं, और शंका जाहिर कर रहे हैं कि आपने बिल पास तो करा दिया, लेकिन क्या वाकई महिलाओं को वो हक मिल पाएगा, इतनी जल्दी ये लागू हो पाएगा? फिर जनगणना का भी जिक्र कर दिया गया। आप चूंकि बीजेपी संसदीय बोर्ड के एकमात्र महिला सदस्य हैं, उन 11 लोगों में आप भी शामिल हैं। तमाम महिलाएं आप लोगों से जुड़ती होंगी, मिलती होंगी, उनको जो आम महिलाएं, क्या उनके मन में भी ये शंका रहती है कि हाँ बिल तो आ गया, लेकिन इससे हमें क्या मिलेगा, कब ये लागू होगा? देखिए, महिलाओं के मन में कोई शंका नहीं है।
विपक्ष के मन में शंका हो सकती है, लेकिन महिलाओं को पता है कि मोदी जी ने अगर कुछ कहा है तो वो निश्चित रूप से उसे सिरे चढ़ाएंगे। वो किसी भी निर्णय को जब लेते हैं तो उसकी परिणति तक वो जाते हैं जी। और उन्होंने अगर महिलाओं को आरक्षण देने का ये बिल पास कराया है तो निश्चित रूप से समय पर महिलाओं को आरक्षण भी मिलेगा और उनको आगे बढ़ाने का काम भी करेंगे। उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, चाहे उन्होंने संसद के अंदर कोई विषय कहा हो, चाहे लाल किले के प्राचीर से उन्होंने कोई विषय कहा हो, उनके मुंह से निकले हुए जो शब्द हैं उसे वो पूरा करने में जी तोड़ मेहनत करते हैं, रात दिन लग करके काम करते हैं और परिणाम इस देश को देते हैं। डॉक्टर सुधा, फिर अब यहां पर प्रश्न ये आता है कि जब आप चुनावी साल में एक कोई पहल करते हैं जो कि 27 साल से लंबित मामला है, तो वहां पर विपक्ष शायद इसको आधार बनाए, मुद्दा बनाए कि कहीं फायदा पूरा वाकई आप लोगों को ना मिल जाए और फिर से आप सत्ता में ना जाए। लेकिन जब बात प्रतिनिधित्व की आती है, वहां पर अभी भी रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन एक मुद्दा उठा दिया गया। हरियाणा वो पहला राज्य है जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसकी घोषणा की कि महिलाओं की भागीदारी पंचायत चुनाव में 50% हो। और अब जब देश के लिए आपकी सरकार इस पर अपना काम कर रही है या आपने कदम आगे बढ़ा दिया है, आपको लगता है कि चुनौती अभी भी इसमें कहीं दिखाई दे रही है या इतनी सरलता हो जाएगी कि महिलाओं की हिस्सेदारी विधानसभा, लोकसभा, उन तमाम जगहों पर दिखाई देगी, अच्छी खासी संख्या में दिखाई देगी? देखिए, 33% जब आरक्षण मिलेगा तो विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं को नेतृत्व मिलेगा। वो काम करने में सक्षम हैं और काम करेंगी। आज कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जो महिलाओं से अछूती रही हो। आज तो महिलाएं फाइटर प्लेन उड़ाने लग रही हैं, आज तो महिलाएं पैरा कमांडो बनने लग रही हैं, आज तो महिलाएं बॉर्डर के ऊपर जाकर के बॉर्डर की सुरक्षा करने लग रही है। तो नेतृत्व की क्षमता उनमें अंदर है, उसे पहचानने का, पहचान करके मौका देने का सिर्फ इसकी आवश्यकता थी, जिस आवश्यकता को नरेंद्र भाई मोदी ने पूरा किया है। और निश्चित रूप से महिलाओं का नेतृत्व उभर करके आएगा और वो समाज और राष्ट्र के लिए पूरे समर्पण भाव के साथ में जैसे आज तक काम करती आई हैं और अधिक बहनें इस क्षेत्र में आकर के काम करेंगी। एक अच्छा नेतृत्व, एक विकासशील राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने में उनकी भी सहभागिता होगी, मेरा ये मानना है। और विपक्ष जिस तरीके की बातें कर रहा है, आरक्षण के अंदर आरक्षण, वो सिर्फ गुमराह करने की बात कर रहा है। जो आज का आरक्षण है, जो आरक्षित सीटें पुरुषों के लिए हैं, उनमें तो ऑटोमेटिक तरीके से आरक्षण महिलाओं को मिल ही रहा है। जो आरक्षण अभी तक है ही नहीं, उसके अंदर आरक्षण की बात करके वो गुमराह करने की बात कर रहे हैं। उनको स्पष्टता मन के अंदर रखनी चाहिए। और देखिए, मेरे को तो एक और बात लगती है, विपक्ष ने तो पूरी तरीके से सरेंडर किया हुआ है। मैं उनका लोकसभा और राज्यसभा के अंदर डिबेट को सुनने लग रही थी और डिबेट को सुनते हुए उनके हर सदस्य ने ये शंका जाहिर करी कि 2025 के अंदर ये जनगणना भी नहीं कराएंगे और ये परिसीमन का काम भी नहीं करेंगे और महिलाओं को ये आरक्षण देने का भी काम नहीं करेंगे। इसका मतलब उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि 2024 में तो हम दोबारा पूर्ण बहुमत के साथ में आ रहे हैं। उनका तो कन्विक्शन ही नहीं है कि वो 2024 में आएंगे और आकर के वो इन चीज़ों को लागू करेंगे। अन्यथा वो इस बात को कहते और सदन के पटल पर इस बात को कहते कि कोई बात नहीं, भाजपा ने तो ये पास कराया है और हम आकर के इसको लागू करेंगे। वो ऐसा कह नहीं पाए। इससे समझ में आता है कि वो जुमला कर रहे हैं, वो गुमराह करने का काम कर रहे हैं, वो पहले से हार माने बैठे हैं, वो सरेंडर करने बैठे हैं और उनको डॉक्टर सुधा, मैं फिर से दोहराऊंगा, चूंकि आप उस बोर्ड की सदस्य हैं और आपकी इस बात से मैं समझ पा रहा हूं कि आप लोग कितनी बारीकी से आकलन करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस बात को सुना लेकिन इस तरफ वो नहीं गए कि क्या जो विपक्ष कह रहा है उसमें उसका सरेंडर होना दिखाई दे रहा है या फिर वो समझ ही नहीं पाए कि वो कह क्या पा रहे हैं। और चुनाव समिति बोर्ड जो है बीजेपी का, वो इस चीज को कैसे टैकल करता है, समझता है, देखता है और फिर इसको अपने तमाम कार्यकर्ताओं के बीच में, देश के बीच में ले जाएगा। अब यहां पर थोड़ा सा राजनीति से हटकर, जब आप मंच पर आज मौजूद थी, मोदी साहब वहां पर तंज कसते हुए भी हल्का सा कटाक्ष करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने देश की जनता को तो जो है धन्यवाद कहा, लेकिन विपक्ष के लोगों ने कहा कि वो लोग भी जो कि कभी बिल फाड़ा करते थे, आज समर्थन करना मजबूरी हो गई है उनकी। बड़ा तंज कसा उन्होंने। जी, ये स्वाभाविक सी बात है। अगर आप समर्थन कर रहे थे तो आप बीच में इस तरीके की टिप्पणियां क्यों कर रहे थे? आपको लगता है
कि आज देश की जनता और देश की महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ी होकर के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करके आगे बढ़ रही हैं। इसलिए आपने समर्थन करा, आपने बहुत अच्छा किया कि आपने समर्थन करा। इसका भी आभार देश के प्रधानमंत्री ने कल राज्यसभा के पटल पर भी किया था और अपने भाषण की शुरुआत में भी आज किया था। लेकिन एक पीड़ा जरूर हमारे मन में आती है कि आप जिस समय समर्थन करते हैं उस समय भी देश को गुमराह करने का काम करते हैं। विपक्ष को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। डॉक्टर सुधा, अब दूसरा प्रश्न ये आता है, आप लोगों पर यह भी आरोप लग रहा है कि एक तरफ आप महिलाओं के हक की बात करते हैं, जब आप मुस्लिम महिलाओं के लिए आपने किया तब भी आरोप लगा, अब आपने सभी महिलाओं के लिए बिल लाकर यह काम किया तब भी आरोप लग रहा है कि अपनी पार्टी के अंदर आपने महिलाओं को कितनी बड़ी हिस्सेदारी दी है, या जो मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है कि अब यह हिस्सेदारी और कितनी बड़ी होगी, और क्या ये आपकी पार्टी की रणनीति का कोई हिस्सा है कि हां अब इस चुनाव में और आने वाले समय में महिलाओं के जरिए आपकी पार्टी को और ज्यादा मजबूती मिले? देखिए, ये जो आरोप लगा रहे हैं ये आरोप गलत है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने आज से 10 वर्ष पहले संगठन के अंदर 33% महिलाओं को आरक्षण देकर के उनके नेतृत्व को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं भी 3 योजना राष्ट्रीय मंत्री रह करके हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में काम करने का मुझे अवसर दिया गया है। मेरे नेतृत्व को भी उभारने का उन्होंने काम किया है। इसलिए ये आरोप बिल्कुल निराधार है। और भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा महिला सांसद हैं, और अगर आज भी आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा महिला मंत्री अगर किसी के टेन्योर में बनी है तो मोदी जी के नेतृत्व में बनी है। और मोदी जी की सरकार आने के बाद में सबसे अधिक गवर्नर्स अगर महिलाएं बनी हैं तो वो हमारे टेन्योर के अंदर में बनी है। इसलिए जो लोग ये कह रहे हैं कि हम नेतृत्व नहीं देते, वो गलत कह रहे हैं। हम नेतृत्व दे रहे हैं, हम नेतृत्व को आगे बढ़ा रहे हैं। और निश्चित रूप से आने वाले समय में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से इस देश के महिला नेतृत्व को आगे बढ़ाया है। मोदी जी का ये कमिटमेंट है कि मुझे महिलाओं के नेतृत्व को आगे बढ़ाना है, और सदैव जीवन में उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। उनकी क्षमताओं को उन्होंने पहचाना है। और आपने अगर भाषण सुना था तो आपने सुना होगा कि किस तरीके से गुजरात की आदिवासी बहनों से भी उन्होंने प्रेरणा ली, उनके भी नेतृत्व को उन्होंने पहचाना, और इन सब बातों को पहचान करके उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसलिए किसी भी तरीके का प्रश्न चिन्ह लगाना गलत है। डॉक्टर सुधा, एक आम जो लोगों के बीच में चर्चा होती है वो कहते हैं कि देखिए जो नेता है वो नेता ही होते हैं, वो अपनी तरफ से विरोध और समर्थन आपस में तय करते रहते हैं, लेकिन आम व्यक्ति से क्या उसका कोई कनेक्शन हो पाता है? अब यहां पर सवाल यह है कि क्या इस बिल के आ जाने के बाद, लागू हो जाने के बाद, एक जो माइंडसेट बना हुआ था कि नहीं अगर कोई महिला है तो वो अगर किसी पद पर पहुंच भी जाए, प्रतिनिधित्व मिल भी जाए, तो वो सिर्फ नाम मात्र रह जाते हैं, उनके परिवार के सदस्य वहीं उस व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा कि अभी भी ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसा हो गया तो फिर परिवार के महिला सदस्यों को आगे बढ़ा देंगे, एक आम परिवार की महिला को कोई मौका नहीं मिलेगा। ये शंका अभी भी बनी है। निर्मला सीतारमण जी इस देश की वित्त मंत्री हैं। उनके परिवार ने उनको आगे नहीं बढ़ाया, या परिवार की वजह से वो आगे नहीं बढ़ी। उनकी नेतृत्व क्षमता को देश ने पहचाना था, भारतीय जनता पार्टी ने पहचाना था, और पहचानने के बाद में वो पार्टी की प्रवक्ता बनी। प्रवक्ता बनने के बाद वो देश की रक्षा मंत्री बनी, और आज वो देश की वित्त मंत्री हैं। ऐसे अनेक उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। मैं किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आई, और बिना किसी राजनीतिक परिवार के आज मुझे भारतीय जनता पार्टी ने इतना अधिक सम्मान दिया है। ये देखने के विषय हैं, ये समझने के विषय हैं, जिसको विपक्ष ना तो देख पा रहा है, ना विपक्ष इसको समझ पा रहा है। और मैं अगर ये सारे उदाहरण आपके सामने देने लगूंगी तो भारतीय जनता पार्टी में एक लंबी फेहरिस्त महिला नेताओं की है, जो परिवार के आधार पर नहीं, क्षमताओं के आधार पर, और जिनकी क्षमताओं को उभारने का काम पार्टी के ऊपर के नेतृत्व ने किया है, जिसके आधार पर आज वो विभिन्न क्षेत्रों के अंदर काम कर रही है। ठीक है, चलिए, कुल मिलाकर आप कह रही हैं कि महिलाओं को हक दिलाना हमारी मंशा थी और तभी हम ये बिल लेकर आए हैं, मजबूती के साथ लेकर आए, और तब सबको समर्थन करना पड़ा। अब कुछ बातें हो जाए, चूंकि आप चुनाव समिति का हिस्सा हैं। बीजेपी की रणनीति के बारे में कहा जाता है कि कानो कान किसी को खबर नहीं लग पाती। मुझे पता है कि मैं सवाल पूछूंगा, फिर भी आप अपनी गोपनीयता बनाए रखेंगे और वो आपका अधिकार भी है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं
क्या इस बार 24 में, चाहे वो विधानसभा चुनाव अलग अलग जगहों पर हो रहे हैं या फिर जब आम चुनाव होगा, फिर हरियाणा का चुनाव होगा, उसमें यह मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है कि हमने ना सिर्फ उन मुद्दों को सुलझाया जो कि बहुत सालों से लंबित थे, बल्कि उस वर्ग को, उस देश की आधी आबादी को वो हक दिलाया जो कि बहुत पहले से चर्चा में तो था लेकिन मिल नहीं पाया था। हमारे पास तो मुद्दों की कमी ही नहीं है। हमने विकास की राजनीति करी है, देश को आगे बढ़ाने की राजनीति करी है, गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, महिलाओं को, उनको हक दिला करके और उनको समृद्ध बनाने का काम किया है। इसी दिशा के अंदर ये महिला आरक्षण का भी एक बिल है। विकास के क्षेत्र को अगर हम देखें तो विभिन्न क्षेत्रों में विकास किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देखें तो भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम किया है। और आज तो बड़े बड़े देश मोदी इज बॉस ऐसा कहते हैं जब किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष, तो हमारा सीना गर्व से ऊंचा हो जाता है। तो हमें मुद्दे बनाने की आवश्यकता नहीं है, हमको तो सिर्फ लोगों को ये बताने की आवश्यकता है कि 9-9.5 वर्षों के अंदर भारत की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में की है, इसे जो पटरी के ऊपर चल रही है, इस गंगा को और आगे बढ़ाने के लिए एक बार पुनः हमारा समर्थन करें, हमारा साथ दें, ताकि बहते हुए विकास को रोका ना जा सके। अन्यथा अगर विपक्ष यहाँ पर आ जाए गलती से भी, वैसे वो गलती होगी नहीं, लेकिन अगर गलती से भी ऐसा हो गया तो वो तो चलते हुए विकास को रोकना जानते हैं, विकास के नाम पर कुछ करना ही नहीं जानते। इसलिए मैं उनकी चर्चा ज़्यादा न करते हुए, हमारे पास में मुद्दों की कमी नहीं है। विपक्ष मुद्दों को ढूंढने लग रहा है लेकिन वो ढूंढ नहीं पा रहा है, इसलिए वो अनर्गल बातें, अनर्गल आरोप लगा करके और लोगों को गुमराह करने का काम करता है। एक आखिरी सवाल डॉक्टर सुधा कि अब चुनावी साल में हम हैं, बहुत सारी बातें होंगी, आरोप प्रत्यारोप भी होगा, ये मुद्दा आप उठाएंगे तो विपक्ष भी इसमें कुछ ऐसी बातें जरूर करेगा कि उससे शायद उसको फायदा मिल जाए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा नहीं पता। लेकिन चुनाव को लेकर बीजेपी इस वक्त अब किस तरीके से फोकस्ड हो गई है कि हमारा टारगेट अब क्या होगा देश के लिए, अलग अलग प्रदेशों के लिए? देखिए, आपने देखा होगा कि 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, तब से हम निरंतर अपने संगठन के विस्तार को भी करने में लगे हुए हैं। जी। पहले हम शक्ति केंद्र प्रमुख बनाते थे, फिर हम बूथ के प्रमुख बनाने लगे, आज हम पन्ना के प्रमुख बनाने लगे हैं। तो जहां पर हमारा काम सत्ता के अंदर राष्ट्र का काम करना है, वहीं पर अपने संगठन को भी नीचे तक मजबूती देना है और हर उस व्यक्ति से संपर्क साधना है जो हमारा वोटर है या नहीं है, लेकिन हम हर परिवार के साथ में संपर्क साध करके अपनी पार्टी की नीतियों को, अपनी विचारधारा को, सरकार के दिए हुए कामों को उनके बीच में लेकर के जाते हैं। और सतत हम 24 घंटे 365 दिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा काम करता रहता है, जब जब उसे जैसा जैसा अवसर मिलता है वो काम करता है। और हम चुनाव से पहले भी पूरी तैयारी में रहते हैं, चुनाव आ जाए तो भी हम मेहनत करते हैं, चुनाव न हो तो भी हम मेहनत करते हैं। और हमको बहुत अधिक अलग से स्ट्रैटेजी बनाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अगर आप साल भर परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आखिरी दिन थोड़ा सा रिवीजन करने से भी काम चल जाता है, और वही तैयारी हम 5 वर्ष तक करते रहते हैं। तो अब मुझे लगता है कि जब भी चुनाव आएंगे तो हमारा रिवीजन होगा, और रिवीजन के अंदर 100% मार्क्स पाना बहुत मुश्किल नहीं होता, डिस्टिंक्शन हम लेकर के आएंगे। चलिए, आपको शुभकामना आपकी पार्टी के लिए, और बहुत शुक्रिया हमारे साथ वक्त साझा करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो डॉक्टर सुधा हमारे साथ जुड़ी हुई थी और उनका स्पष्ट कहना है कि जब सरकार को मजबूती के साथ जनता चुनती है तो ऐसे बड़े और कड़े फैसले होते हैं, और इस फैसले में विपक्ष को भी साथ खड़ा होना होता है। और ये हमारे लिए कोई चुनावी एजेंडा नहीं था, मुद्दा नहीं था, महिलाओं को हक दिलाना था, और अब वो हक मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा, इस बात का वो भरोसा भी दे रहे हैं। नमस्कार।